हेलो दोस्तों, वेलकम मेरे चैनल पे। आप लोग मुझसे बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि मॉक टेस्ट पे स्पीड कैसे बढ़ाए। तो आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पे है, तो शुरू करते हैं। तो पहले इंग्लिश सब्जेक्ट को लेके मैं बात करता हूँ। आपको देखिए, स्पीड अगर इम्प्रूव करना है तो मेन बात है प्रैक्टिस। ओके, प्रैक्टिस के अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। लेकिन आज मैं आपको फिर भी कुछ स्टेप्स बताता हूँ जिसको आप स्टेप वाइज फॉलो करके इजीली स्पीड को अचीव कर पाओगे। तो इंग्लिश सबसे पहला सब्जेक्ट है, और इस पे आपको क्या चाहिए, दो ही चीज़ चाहिए, रीडिंग और ग्रामर। अब ग्रामर पे तो कोई स्पीड का वो इशू नहीं है, वो तो आपका नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो रीडिंग होता है वो आप कितना जल्दी पढ़ सको और पढ़कर कितना जल्दी समझ सकते हो, इस पूरे एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी इंग्लिश सेक्शन को कवर कर पाओगे। मैंने दो बात को कहा, दो बात को ध्यान दीजिए। एक है रीडिंग और है रीडिंग को मतलब समझने का एबिलिटी, ये दो चीज़। तो इन दोनों चीज़ के ऊपर आपको काम करना ही होगा स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए इंग्लिश में। तो इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे आप? अगर आपका रीडिंग स्किल बहुत ही वीक है तो आप शुरू कर सकते हैं किसी बेसिक इंग्लिश बुक से। ओके, बेसिक इंग्लिश बुक पकड़िए, जैसे कोई भी हो सकता है, 5-6 क्लास का इंग्लिश बुक उठाइए और पढ़िए। इतना तो आप समझ ही पाओगे। और ये भी नहीं कर पा रहे हो तो और भी बेसिक ले लो, कोई बात नहीं है। लेकिन टाइम टेकिंग होगा प्रोसेस, तो टाइम लो। अगर आप बहुत ही वीक हो तो ऑब्वियसली आपको बहुत टाइम लगेगा ना, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो टाइम लो और जितना बेसिक इंग्लिश आप समझ सकते हो उतना बेसिक से स्टार्ट करो। तो बेसिक इंग्लिश बुक पढ़ो, फिर धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ रहे हो, पढ़ के आपको हर एक लाइन समझना है, हर एक वर्ड का मीनिंग आपको समझना है। और वर्ड्स जो आपको मीनिंग नहीं पता वो एक कॉपी में नोट डाउन कीजिए और अपने लैंग्वेज में उनका मतलब लिखिए और उनको भी रोज़ रिवाइज़ कीजिए। ठीक है, ऐसे ही मतलब दिन करके आप पढ़ते रहोगे इतना तो आपका इंग्लिश इम्प्रूव होगा। ऐसे ही इंग्लिश मैंने इम्प्रूव किया था। तो बेसिक इंग्लिश बुक पढ़िए, फिर धीरे धीरे जब आपका लेवल बढ़ेगा, आपको लग रहा है कि अब आपको अच्छा खासा इंग्लिश आ रहा है, तो बुक का लेवल और बढ़ाइए। अगर 5-6 का पढ़ रहे थे तो 7-8 क्लास का पढ़िए अब। फिर वो भी समझ में आ रहा है तो थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए। न्यूज़पेपर में सब लोग दी हिंदू सजेस्ट करते हैं। अगर आपको दी हिंदू बहुत ही हार्ड लगता है तो दूसरा कोई न्यूज़पेपर पढ़िए जो थोड़ा इजी लैंग्वेज हो। आपके लोकल में जो न्यूज़पेपर आता है थोड़ा इजी में लैंग्वेज, वो पढ़ सकते हैं। फिर जब आपको लगे वो भी आपका लेवल बढ़ गया है तो आप अब जाके दी हिंदू पढ़ सकते हो। तो रीडिंग तो आपको करना होगा, ये मेन बात है। और धीरे धीरे आपका ये कोशिश रहना चाहिए कि आप जो रीड कर रहे हो उस रीडिंग को भी मतलब स्पीड में कीजिए और समझते हुए कीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ रीडिंग कर लिया, आप समझा कुछ नहीं, समझते हुए रीडिंग कीजिए। और इस रीडिंग को और रीडिंग का स्पीड और बढ़ाते रहिए दिन। ओके, एक दिन में ये नहीं होगा, लेकिन बहुत दिन बाद आपको फ़र्क नज़र आता है। तो रीड कीजिए और अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको। ये दोनों ही आपको डेवलप करना होगा स्पीड इम्प्रूव करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि जब आप इंग्लिश पे रीडिंग स्किल्स पे काम करते हो तो सिर्फ आपका इंग्लिश इम्प्रूव नहीं होता है, बल्कि मैथ में जो क्वेश्चन पढ़ना होता है उस पर भी रीडिंग काम आता है, रीजनिंग में, पजल में रीडिंग काम आता है। तो रीडिंग एक ऐसा चीज़ है जो हर एक सब्जेक्ट पे काम आता है, जीएस पे भी काम आता है। रीड तो आपको करना होगा और रीड करके जो कह रहा है क्वेश्चन उसको समझना होगा। तो रीडिंग और रीडिंग करने के बाद उसको समझने का एबिलिटी, ये दो चीज़ हर एक सेक्शन पे काम आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मतलब स्टूडेंट्स कभी बार इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ को दिमाग में रख के आपको रीडिंग करना है। और आएगा मतलब बहुत कुछ दिन बाद आपको फ़र्क दिखेगा। इंस्टेंटली ये सब फ़र्क उतना दिखता नहीं है, तो आपको लगता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो कंक्लूजन यही है कि रीड कीजिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए और धीरे धीरे अपना स्पीड इम्प्रूव कीजिए, धीरे धीरे। ओके, ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिए, धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। तो यही था इंग्लिश के लिए। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है मैथ पे सबका स्पीड का इशू आता ही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपको टेबल्स आना चाहिए 20 तक, एकदम
मतलब रटा हुआ होना चाहिए। 20 तक टेबल्स आना चाहिए, 30 तक स्क्वायर और क्यूब एकदम रटा हुआ होना चाहिए। ये दोनों आपका मतलब वेपन है, ओके। ये दोनों आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए। फिर शुरू करते हैं बेसिक से। अगर आप बिगिनर है और आपका बेसिक बिल्कुल ही वीक है तो आप बेसिक को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। आप सभी एक बेसिक जब मतलब पढ़ना स्टार्ट किए थे तो बेसिक जो कंसेप्ट्स होते हैं उनका नोट्स तो बनाए ही होंगे। तो बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो नोट्स एक बार पढ़ लेते, 2 बार पढ़ लेते और फिर उनको पढ़ते नहीं है, फिर क्वेश्चन लगाते हैं, मॉक लगाते हैं और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उनको यही समझ में नहीं आता। तो ये गलत है। आपने जो बेसिक्स पढ़ा है ना, वो मान लीजिए किसी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का ABCD है। अगर आप ABCD भूल जाएंगे तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो ABCD आपको हमेशा दिमाग में रहना चाहिए ताकि कभी भी आप सेंटेंस, कोई भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सको। उसी तरह मतलब मैथ में ना, ये जो बेसिक कंसेप्ट का नोट्स आपने बनाया था, हर एक चैप्टर का जो कंसेप्ट का बेसिक नोट्स का बात कर रहा हूँ, तो ये सब ना ABCD है। अगर यही आपके दिमाग में नहीं रहा तो आप कॉम्प्लेक्स हार्ड क्वेश्चंस को कैसे बनाओगे? खुद से नहीं बना पाओगे। तो जो बेसिक्स है ना, ये आपका वेपन, ये भी यहाँ पे वेपन है। अगर वेपन ही नहीं होगा तो आप फाइट कैसे करोगे? तो मैं बोल रहा हूँ, बेसिक जितना क्लियर होगा आपका उतना ही आपका स्पीड बढ़ेगा। तो आपको, अगर आप बिगिनर है या फिर 1-2 महीना हो गया है पढ़ते पढ़ते, तो बेसिक का जो ये कंसेप्ट का कॉपी है इसको बीच बीच में रिवाइज देते रहिए ताकि ये दिमाग से ना जाए, ठीक है। बेसिक को जितना रिवाइज दोगे उतना इंस्टेंटली ये आपके दिमाग में क्लिक होगा और कोई भी क्वेश्चन आएगा तो झट से आप कंसेप्ट्स को रिकॉल करोगे और कर पाओगे। फिर आता है बेसिक, जब आप अच्छे से पढ़ लोगे उसके बाद आ गए क्वेश्चन कुछ को चैप्टर वाइज आप रिवाइज देना होता है, ठीक है। चैप्टर वाइज पढ़ना होता है और रिवाइज देना होता है। तो इस पर आप क्या करोगे, कितना बार रिवाइज होगे, बुक कितना मोटा होता है। तो पहली बार तो आपको सारा क्वेश्चन करना होगा और करते वक्त क्या करोगे, जो बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लो एकदम बेसिक लेवल 50% ऑफ 250 का कितना होगा, ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस निकालो, इतना परसेंटेज। तो ये तो बेसिक क्वेश्चंस है। पहली बार आपको ये प्रैक्टिस करना होगा, दूसरी बार भी कर लो, लेकिन इनको ना मार्क कर दो और जब दोबारा रिवाइज दोगे तो इन पे टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि ये बेसिक है। आपने जब बेसिक सीख लिया तो इनको फिर से दोबारा करके टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और इनको एक तरह से मार्क करो और जो हार्ड क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बनते उनको एक तरह से मार्क करो। तो 2 तरह से मार्क करना है आपको। तो नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज दोगे ना तो उन हार्ड क्वेश्चंस को फोकस करके रिवाइज देना और इजी क्वेश्चंस पे आप ज़्यादा टाइम मत देना। कुछ करना लेकिन सारा इजी क्वेश्चंस में लेके बैठ मत जाना, तो ऐसे करोगे तो टाइम नहीं होगा। तो हार्ड क्वेश्चंस को आप दोबारा करना है। अब जब हार्ड क्वेश्चंस को रिवाइज करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका हार्ड क्वेश्चंस भी इजीली बनेगा, तो फिर उनको दोबारा मार्क करो और जो तब हार्ड लगे उनको भी दोबारा मार्क करो। फिर नेक्स्ट टाइम जो और भी डिफ़िकल्ट हार्ड क्वेश्चंस को मार्क किया था उनको करो। तो ऐसे करके मतलब आप अपना टाइम भी बचा पाओगे और रिवाइज़ भी बार बार दे पाओगे। और मैं आपको बता दूं कि आपका स्पीड इम्प्रूव करने के लिए इन्हीं क्वेश्चंस को जो आपने रिवाइज़ किया उनको ही बार बार आपको रिवाइज़ करना है। अगर चैप्टर वाइज किसी बुक को फॉलो कर रहे हो तो मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ, गौर कीजिए, मिनिमम आपको 3 से 4 बार उस बुक को करना ही होगा और इसके बाद आप जितना कर सकते हो उतना अच्छा है। तो देखिए, परफेक्शन एक बार में नहीं आता है, परफेक्शन किसी चीज़ को बार बार करने के बाद आता है। लेकिन 100% कभी परफेक्शन तक आता नहीं है, लेकिन फिर भी आप अचीव कर सकते हो परफेक्शन को, मतलब 90% अचीव कर सकते हो। लेकिन प्रैक्टिस, मेन बात है प्रैक्टिस। आप एक चीज़, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो उसको बार बार करो, 10 बार करो, 20 बार करो, 30 बार करो, कुछ ना कुछ तो दिमाग में ज़रूर घुसेगा, है ना। इतना बार कर लिया, कुछ ना कुछ ज़रूर घुसेगा, 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ, कुछ ना कुछ ज़रूर घुसेगा। उसको और रिवाइज़ करो, तब तक रिवाइज़ करो जब तक वो दिमाग में बैठ ना जाए, दिमाग में घुस ना जाए। तो आई होप समझ पा रहे हो कि प्रैक्टिस इज़ द मेन की। और इसके बाद आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशंस कर सकते हो, कुछ भी कैलकुलेशंस कर सकते हो, डेली हाफ एन आवर दे सकते हो और कैलकुलेशंस और सिंप्लीफिकेशंस करना। मैं ऐसे ही करता था कि कहीं से भी स्मार्ट कीड़ा में सिंप्लीफिकेशंस के मतलब क्विज़ जैसे कुछ होता था,
तो उनको लो, आधा घंटा बैठो और कैलकुलेशन करने का कोशिश करो, और ज़्यादातर कोशिश करना कि दिमाग में करने का कैलकुलेशन। हाँ, ऑब्वियसली सारा कैलकुलेशन दिमाग में नहीं बनता है, लेकिन आप ट्राई करो जितना मिनिमम हो सके पेन पेपर का इस्तेमाल करो और ज़्यादातर दिमाग में करने का कोशिश करो। ओके, तो माइंड में कैलकुलेशन करो, इससे आपका माइंड इम्प्रूव होगा। और मैथ में यही चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करना है। और अब मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। अभी तक मैंने जो बताया वो 50% इम्पॉर्टेंट था, और अभी जो बता रहा हूँ वो 50% इम्पॉर्टेंट है। आप सिर्फ 50% इम्पॉर्टेंट वाला जो मैंने बताया उनको करोगे तो नहीं होगा बात। ओके, बिल्कुल नहीं होगा। 50% करोगे तो 50% ही मार्क्स आएंगे। तो बाकी जो 50% इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो है, आपका स्पीड डिपेंड करता है आपका मॉक की स्ट्रैटेजी के ऊपर। आप किस तरह से मॉक को अटेम्प्ट कर रहे हो, इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आपका मार्क्स कितना ज़्यादा आएगा या कितना कम आएगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जैसे मॉक्स देना स्टार्ट करते और शुरू से क्वेश्चन को लगाना शुरू करते, और मतलब बीच में जो हार्ड क्वेश्चंस आता है उन पे वो स्टक रहते हैं, तो ऐसे उनका ना अटेम्प्ट कम जाता है। मॉक को किस तरह से सही तरीके से अटेम्प्ट करना है इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आई बटन में दिख रहा होगा लिंक, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दूंगा, उसको आप ज़रूर देखो। ओके, उस पर मैं डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे आपको एक मॉक को देना चाहिए और मैक्सिमम मार्क्स कैसे आपको गैदर करना है। तो बिना किसी प्लान के आप मॉक को अटेम्प्ट मत करो, इससे आपका मार्क्स कमता है। एक स्ट्रैटेजी ज़रूर होना चाहिए, तो वो उस वीडियो को देखो और डिटेल में समझो। उस पर मैंने स्ट्रैटेजी को कैसे बनाए, हर एक मॉक को कैसे सामना करना है, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। तो आई होप आप इस 50% इंपॉर्टेंट चीज़ को उस वीडियो से देख लोगे। और इसके बाद रीजनिंग जो आता है, रीजनिंग में भी आपको यही स्ट्रैटेजी, मैथ वाला स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। और जब आप मॉक लगाओगे तो आपको मतलब आपका इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि आप समझ पाओ कि कौन सा पज़ल पहले करना है और कौन सा पज़ल को छोड़ना है। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन को स्किप करना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। हम समझते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन को करना ही एक मतलब एबिलिटी है, नहीं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको सच में नहीं करना होता है एग्ज़ाम में। अगर आप उनको लेके बैठ जाओगे तो एग्ज़ाम आपका गया ख़राब होगा ही। तो आपके अंदर ये एबिलिटी भी होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को देख के पहचान पाओ कि उस क्वेश्चन को नहीं करना है, उस क्वेश्चन को नहीं करने के लिए दिया गया है या फिर टाइम वेस्ट करने के लिए ही दिया गया है। तो पहचान पाओ, ये एबिलिटी डेवलप करो, और ये प्रैक्टिस से ही आएगा। तो पज़ल्स को पहचानो कि इन पज़ल को करना है कि नहीं। कई बार ऐसा होता था कि मैं एक पज़ल लेके कंडीशंस लिखने बैठता था, और कंडीशंस पढ़ने के थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद समझ में आता था कि ये पज़ल नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही मतलब आप स्किप कर पाते हो। कई पज़ल ऐसे होते हैं जिन मतलब देख के ही आप समझ जाओगे कि इसको स्किप करना है। कई पज़ल ऐसे होंगे कि थोड़ा कंडीशन पढ़ना होगा, उसके बाद आप समझोगे कि स्किप करना है। तो ये स्किप करना भी एक आर्ट है, आप वो डिटेल वीडियो देखो, समझ पाओगे। तो मॉक स्ट्रैटेजी पे ऊपर 50% डिपेंड करता है आपका स्पीड। तो कंक्लूजन में यही बताऊंगा, आप रीडिंग करो अंडरस्टैंडिंग के साथ, और फिर मॉक की स्ट्रैटेजी पे काम करो। ये दोनों चीज़ आपका स्पीड मतलब इम्प्रूव करेगा ही करेगा, ये दोनों चीज़। ओके, और सबसे मेन पॉइंट है प्रैक्टिस के बाद ये दोनों आपको अप्लाई करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा। और भी कोई क्वेश्चन है, कुछ भी आप जानना चाहते हो तो कमेंट में पूछो, मैं रिप्लाई दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।